पीईटी में आज जीएस में हमारा होगा मॉडल पेपर नंबर 3 और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और लास्ट में आप हमें जो बताएगा कि इस 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा कि अंबोर का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन दिया 1749, 1748, 1763, 1782। तो आप जानते हैं जो अंबोर का युद्ध होता है साथी यह 1749 में लड़ा जाता है। इस प्रकार से पहला होगा आपका सही। ये कुछ युद्ध संघर्ष हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 48 के बीच में लड़ा जाता है। सेंट थोमे का युद्ध 1748 में होता है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754 तक चलता है। अंबोर का युद्ध साथी 1749 में लड़ा जाता है। पांडिचेरी की संधि होती है 1755 में। कर्नाटक का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है 1756 से 1763 के बीच में। बांडीवास का युद्ध होता है 22 जनवरी 1760 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जबकि पेरिस की संधि होती है 1763 को। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया गुरु नानक, सैयद बंधु, बीरबल या राजा राम मोहन राय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सैयद बंधु, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अगर हम बात करें सैयद बंधु को लेकर के तो इन्हें साथी राजा बनाने वाला, मतलब इतिहास में इन्हें राजा बनाने वाले के नाम से जानते हैं। सैयद बंधु का जो अन्य नाम है उसे याद रखिएगा। कभी कभी अब्दुल्ला खां बुलाते हैं, अली हुसैन खां बारह भी इन्हें कहते हैं। बाकी आप गुरु नानक के बारे में जानते होंगे, यह सिखों के पहले गुरु हैं और इन्होंने ही नानक पंथ की स्थापना की है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बार हमसे ये गलती हो जाता है। ठीक है, गुरु नानक के बारे में बात करें तो साथी तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम तृप्ता है, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। जबकि इनके पिताजी कालू जी हैं, ध्यान रखिएगा। गुरु नानक साथी है इब्राहिम लोदी, जो लोधी वंश के मतलब लोधी वंश के शासक हैं, उनके समकालीन है। और इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो पेपर में ऐसा सवाल पूछेगा कि गुरु नानक ने किसको उत्तराधिकारी बनाया, तो आपका जवाब होगा लहना। इन्हीं ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह इनके मध्य में पुरंदर की संधि कब की गई थी। समय आपसे पूछ रहा है। तो पुरंदर की संधि होती है साथी 22 जून 1665 को। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा, सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए यहाँ एकदम क्लियर कर दिया कि कछवाहा राजा जय सिंह और शिवाजी दोनों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 बार पुरंदर की संधि होती है तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए कुछ और घटनाक्रम है, आप इसे नोट करिएगा। देखिए पुरंदर की संधि कहाँ पे होती है, तो 22 जून 1665 को हो रही है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होगा, तो 14 जनवरी 1761 को। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होगा साथी, तो 1775 से 1782 तक चलता है। पुरंदर की दूसरी संधि है जो कि 1 मार्च 1776 को होगा और इससे पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। सालबाई की संधि कब होती है, 1782 में होता है। बसेन की संधि कब होती है, 1802 में होता है, ध्यान रखिए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होगा, 1803 से 1805 के बीच में। देवगांव की संधि कब होगी, तो 17 दिसंबर 1803। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होगा, 1817 से 1818। पूना की संधि होती है साथ ही कब, 13 जून 1817। तो एक बार इसे भी नोट कर लीजिएगा कहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भू राजस्व की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन कह रहा है कि इसमें जो लगान की व्यवस्था का समझौता किसानों के साथ किया जाता है। तो रैयतवाड़ी में तो किसान के साथ, रैयत मतलब किसान था। ठीक है, सही है। लगान की यह व्यवस्था मद्रास में, बंबई में, पूर्वी बंगाल, असम में और कुर्ग मतलब कर्नाटक वाले क्षेत्र में लागू किया गया था। सही है। भू राजस्व की इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के लगभग में 51% भूमि आती थी। ये भी सही है। तो आपका इस प्रकार से डी आंसर हो जाएगा सर, सभी के सभी सही। अगर हम बात करते हैं भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था तो याद रखेंगे 1792 ईस्वी में इस व्यवस्था को कर्नल रीड के द्वारा साथी मद्रास के केवल एक क्षेत्र में 12 महल जिले में पहली बार लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे तो मद्रास में ही 1820 में मुनरो के द्वारा पूरे मद्रास में साथ ही इसे लागू कर दिया जाता है। तो 2 लोग का नाम जुड़ा है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। एक व्यक्ति का नाम है कर्नल रीड और दूसरे व्यक्ति का नाम है मुनरो। तो ये दोनों लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इस लगान व्यवस्था के समझौता सीधे किसानों के साथ किया जाता था साथी, है ना, जमींदार के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता था। यह व्यवस्था आप देखेंगे तो मद्रास में, बंबई में, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल 51% भूमि आई हुई है। अगर आपको ये समझ में आया तो आप पहला दूसरा वीडियो देखिए, वहां पे हमने इस पर डिटेल में चर्चा किया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम से किया था। क्रांति का नेतृत्व असम से कौन करता है। ऑप्शन दिया साथी तात्या टोपे, कुंवर प्रताप सिंह, मौलवी लियाकत अली, मौलवी रहमतुल्लाह सिंह। तो असम से अगर आप देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं, चूंकि इनमें कोई ऐसा था तो इस प्रकार से ई हो जाएगा आपका राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसे कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा। कानपुर में आप देखेंगे तो नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया है। बिहार में बाबू कुंवर सिंह, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी रहमतुल्लाह साहब, जबकि बरेली में खान बहादुर खान, मंदसौरा में फिरोज शाह, असम में कंदर पेशवा सिंह और मणिराम दत्ता। ये पेपर में आते रहते हैं, ध्यान रखना। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल, गोरखपुर में याद रखेंगे गजाधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह। ये सब पेपर में आते रहते हैं, तो प्लीज इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए और नोट बना लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा के स्थल से एक जलयान या नौकायान का मॉडल प्राप्त हुआ है? कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल या कालीबंगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो जलयान कहां से मिलेगा? जहां पे डॉकयार्ड होगा, तो लोथल में आप जानते हैं डॉकयार्ड था, तो इस तरह से सी आपका हो जाएगा सही। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो उद्योग था, प्रमुख उद्योग क्या था? तो साथ ही ये वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था, ठीक है। और आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या हड़प्पा के लोग नाव बनाना जानते थे? तो हाँ, हड़प्पा के लोग नाव बनाने की कला से परिचित थे। लोथल और चनहुदड़ो से आप देखेंगे तो हमें मनके बनाने के कारखाने भी मिलते हैं। लोथल और मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे तो सर्वेक्षण के लिए वो लोग साथी सीपी के यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो हमें मिला हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृदभांडों पर नौकाओं का चित्र देखने को हमें मिलता है, ये भी पेपर में कई बार आता है। लोथल से एक जलयान या नौका का मिट्टी का मॉडल साथी प्राप्त किया गया है। तो आप लोग प्लीज ऐसे शॉर्टकट नोट बना लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं किया गया है? मरुद्वृद्धा नदी, सरस्वती नदी, विपाशा नदी या सिंधु नदी? तो आप देखेंगे साथी जो विपाशा नदी है इसका उल्लेख ऋग्वेद की नदी सूक्त में नहीं किया गया है, तो इस प्रकार से सी आंसर हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर, सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगर आप देखेंगे तो वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से आप देखेंगे तो 25 नदियों का उल्लेख साथी ऋग्वेद में मिलता है। तो और ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है उसमें 21 नदी का उल्लेख साथी किया गया है, और इन 21 में से सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। बात हम करेंगे सरस्वती नदी, तो ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे हम नदीत्मा, देवीत्मा, मातेत्मा भी कहते हैं। ऋग्वेद के नदी सूक्त में आप देखोगे तो विपाशा नदी का यानी व्यास नदी का उल्लेख नहीं किया गया है। इसे थोड़ा सा स्टार बना लेना क्योंकि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कश्मीर की एक नदी है साथी मरुद्वृद्धा, और मुझे याद है पेपर में सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में मरुद्वृद्धा कहाँ की नदी है? तो आपका जवाब होगा कश्मीर की नदी है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सरस्वती की सहायक नदी साथी दृश्यदंती, जिसे हम वर्तमान में चौतंग कहते हैं, इसका भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में। तो याद रखेंगे दृश्यदंती किसकी सहायक नदी है? तो सरस्वती की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धर्म में पंच महाव्रत का पालन करने का विधान है? कौन से धर्म में? बौद्ध, जैन, शैव या फिर भागवत धर्म? तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका जैन धर्म, यानी बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब साथी। देखिए अगर हम बात करें जैन धर्म में, तो यहाँ के जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। आप जानते हैं सम्यक दर्शन, समय से ज्ञान और समय से आचरण। सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव ही सम्यक आचरण होता है। और जैन धर्म में सम्यक आचरण की प्राप्ति के लिए साथी पंच महाव्रत पालन करने का विधान किया गया है। अब ये पंच महाव्रत में कौन कौन शामिल है? पहली बात तो अहिंसा, दूसरा है साथी सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। तो अगर ये लोग पांचों लोग कोई मतलब कर लेते हैं, पंच महाव्रत का पालन कर लेते हैं, तो वो समय का आचरण को भी प्राप्त कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में नहीं किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन या समुद्रगुप्त? तो आप जानते हैं समुद्र स्कंदगुप्त का है, लेकिन समुद्रगुप्त का बारे में कोई कुछ नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ये होगा आपका राइट आंसर साहब, क्योंकि नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें रुद्रदामन को लेकर के, तो रुद्रदामन आप जानते हैं शकों के राजा थे, ठीक है। शक हमारे यहाँ से नहीं थे, बाहर से आते। तो शकों के राजा कौन है साथी? रुद्रदामन। और इन्हीं का एक अभिलेख हमें मिलता है जो कि 150 ईस्वी का है, जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख में हमें 4 लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरे अशोक, तीसरे स्वयं रुद्रदामन, और चौथे गुप्त वंश के एक शासक हैं स्कंदगुप्त। तो इन चारों का नाम याद रखिएगा। इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात का जो सौराष्ट्र प्रांत है वहां पे सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। आगे अशोक के समय में सुदर्शन झील का साथ ही पुनर्निर्माण कराया गया था। फिर रुद्रदामन के समय में सुदर्शन झील के बांध का निर्माण कराया गया था।
आगे चल के स्कंदगुप्त के समय में सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया गया था। तो इस तरह से ये चारों लोग संबंधित हैं सुदर्शन झील से, और इन चारों के बारे में उल्लेख हमें मिलता है कहां से? जूनागढ़ अभिलेख से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की थी? बहुत आसान सवाल है, सभी को पता होगा इसका जवाब। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त? तो आप जानते हैं समुद्रगुप्त। तो इस प्रकार सही जवाब होगा कौन सा? पहला। अगर हम बात करें थोड़ा समुद्रगुप्त का, तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें जानकारी मिलती है। अब प्रयाग प्रशस्ति पर जो लेख लिखा गया है उसको किसने लिखा था? तो जवाब होगा साथी हरिशेर। अब ये हरिशेर कौन है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। कौन सी भाषा में ये लिखे हैं? जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं, कुछ लोग उर्दू में लिखते हैं, ठीक है, कुछ लोग अन्य भाषा। तो हरिशेर ने प्रयाग प्रशस्ति पर कौन सी भाषा में लिखा है? तो भाषा जो भी हो, पर शैली इनकी चंपू शैली है। कौन सी शैली? चंपू शैली में लिखा है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति से हमें क्या पता चलता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में उसके जो विजय हैं, दक्षिणा पथ का विजय, उत्तर पथ का विजय, उन सब के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको रटना पड़ेगा। पहला, चंद्रगुप्त के समय में आप देखेंगे तो जो केदार है साथी, केदार कुषाण ही इनका नाम है, ये कुषाण के शासक थे। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, जो रुद्र सिंह तृतीय हैं शक के राजा, ये भी समुद्रगुप्त के समकालीन हैं। समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका के शासक हैं मेघवर्धन, इन्हें याद रखेंगे। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की हुई है, यह साथी बीड़ा प्रेमी है, और इसके दरबार में बौद्ध विद्वान वसुबंधु भी रह रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये कई सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न साथियों, अब हम करेंगे ज्योग्राफी से, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है साथी, अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को तो आप लोग प्लीज यार शेयर जरूर क्या करिएगा, ताकि डेली के डेली। और एक काम और, अगर आप कमेंट करते हैं तो साथी ये वीडियो डेली अपलोड किया जा सकता है शाम के समय, तो इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा अगर टेस्ट सीरीज आपको समझ में आ रही है तो, ठीक है। और शेयर साथी आप लोग जरूर करिएगा। और पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो एचडी क्लासेस को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो तो देख लेते हैं पर यहाँ पे देखते हैं आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो ये काम नहीं करिए, सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। कंटेंट में कोई कमी रह जाए तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई कमी हम इसमें छोड़ते हैं, ठीक है। पर फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें कुछ रिफॉर्म किया जाए तो और भी बेहतर किया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अरावली जो श्रेणी है वो कह रहा प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित है, अत्यधिक प्राचीन और अवशिष्ट पर्वतमाला है, रेजिड्यूल पर्वतमाला है। ध्यान रखिए, बिल्कुल सही है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई आप जानते हैं गुरु शिखर है साथी, ये भी सही है, जो कि माउंट आबू पर मिलता है। विंध्याचल अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है, ये भी सही है। तो इस प्रकार से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों विकल्प आपके सही हैं। अगर हम अरावली पर्वत की बात करें तो आप जानते हैं इसका निर्माण कब होता है? तो प्री कैम्ब्रियन काल में होता है, और यह चट्टानों से बना हुआ निर्मित अत्यधिक प्राचीन और अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट को रेजिड्यूल कहते हैं, रेजिड्यूल, क्योंकि पेपर में कई बार रेजिड्यूल दे देगा तो आपको ध्यान रखना होगा। यह पर्वत श्रेणी गुजरात से लेकर के दिल्ली तक विच्छिन्न पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में विकसित है, अभी चर्चा में था, आपको पता होगा। इसकी चौड़ाई आप देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्रम से घटती जाती है, मतलब कि आगे जाएंगे तो घटती हुई जाएगी। इसकी जो सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है साथी वह गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और यह माउंट आबू पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का भारत में संग्रहण क्षेत्र लगभग कितना है? भारत में पूछ रहा है साहब, ठीक है। सिंधु नदी का भारत में संग्रहण क्षेत्र कितना है? 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर तो पूरा है, ठीक है, ये तो पूरा है। 16.25 ये तो है नहीं, ठीक है। भारत के अंदर साथ पूछ रहा है कि कितना है, तो आप जानते हैं 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा हो जाएगा? डी होगा आपका राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र को लेकर के, तो आप जानते हैं सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी और 5 और नदी जिसे हम पंचनद बोलते हैं वो शामिल होते हैं, कुल 6 नदी होती है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज, ये पंचनद होता है, और सिंधु नदी होता है। पूरे का अध्ययन हम सिंधु नदी तंत्र में करते हैं। सिंधु नदी आप जानते हैं तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर है वहां से निकलता है। इसकी टोटल लंबाई आप जानते हैं 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसका अगर आप कुल जल संग्रहण क्षेत्र देखेंगे तो जो कि लगभग में टोटल 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में इसका जल संग्रहण क्षेत्र आप देखेंगे तो 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर है। बात अगर हम करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता, तो आप जानते हैं साथी यह समझौता हुआ था 1960। अगला प्रश्न है, लोकटक झील निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? लोकटक झील कहाँ पे है? कितना आसान सा सवाल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर, यानी पहला हो जाएगा आपका राइट।
अगर हम देखें तो बुलर झील आप जानते हैं कि भारत के ताजे पानी की बृहत्तम झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील आप जानते हैं झेलम नदी पर निर्मित एक प्रकार का गोखुर झील है। सांबर झील की बात करें तो राजस्थान के जयपुर के पास में स्थित है और अंतः स्थलीय खारे पानी की बृहत्तम झील है। भारत में अंतः स्थलीय खारे पानी की बृहत्तम झील है सांबर झील। जबकि बात करेंगे ढेबर झील को लेकर के तो यह राजस्थान के उदयपुर में यह भी है, खारे जल की झील है और यह दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, बात करेंगे लोकटक झील को लेकर के तो यह पूर्वी राजस्थान पूर्वी मणिपुर में स्थित है। यह एक मीठे जल की झील है और इस झील में आप जानते हैं तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ नामक नेशनल पार्क स्थित। अगला प्रश्न है सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल आपसे पूछ रहा है कहां पर स्थित है, तो आप जानते हैं साथ ही सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का सही जवाब इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उड़ीसा में है। भारत में आप देखेंगे तो लगभग 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कुछ को याद रख लीजिए, कुछ को कल कर लेंगे। उत्तराखंड में नंदा देवी सभी को पता है। नोक रेक इसे ध्यान रखेंगे, मेघालय में पेपर बहुत आता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में ध्यान रखेंगे। सुंदरवन तो पता ही है पश्चिम बंगाल। मानस और डिब्रू सैखोई ये दोनों के दोनों असम में पड़ते हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिमलीपाल उड़ीसा में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी और सिक्किम में कंचनजंगा। तो ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में कुल 18 हैं, उनमें से ये कुछ हैं, बाकी को कल कर लेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहां पर स्थित है? मत्स्य उद्योग आपसे पूछ रहा है कहां पर है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग तो यह आपका हैदराबाद में। देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर आप उड़ीसा लगा देंगे तो या तमिलनाडु में लगा देंगे, चूंकि लगेगा मतलब मत्स्य मतलब मछली का काम तो वही सब होता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना साथी, हैदराबाद आपको राइट आंसर करना है, तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में, ध्यान रखिए। अब देखिए इसी तरह से कटक में राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है, जबकि करनाल में हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। कोयम्बटूर में भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान है। ठीक है, कुर्ग में आप देखें केंद्रीय काफी अनुसंधान संस्थान है। फरीदाबाद में आप देखें कृषि विपणन और निरीक्षण निदेशालय है, नोट करके याद कर लीजिए। अब हम भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। संविधान सभा के द्वारा निर्मित कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो साथी के एम मुंशी यह कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, तो इस प्रकार सी होगा आपका सही। अब कुछ कमेटी देख लेंगे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यह प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष हैं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति की अध्यक्षता की गई है। इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार, ठीक है, और अल्पसंख्यक के बारे में सलाह लेने के लिए जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष हैं ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति, रियासत समिति, देशी रियासत समझौता समिति, संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष हैं। जबकि के एम मुंशी यह कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। तो कुछ आज याद कर लीजिए, कुछ को हम कल डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से उपबंध भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है? नहीं शब्द को ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, उद्देशिका का विचार भी हमने अमेरिका से लिया, महाभियोग लगाना है राष्ट्रपति पर, हमने वो भी अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसकी जो पद्धति होती है ये वाला हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। कहां से? आयरलैंड से लिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जवाब का कौन सा हो जाएगा? डी बनेगा आपका राइट आंसर, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, तो फंडामेंटल राइट हमने लिया है, उद्देशिका का विचार लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रोसेस होगा वो हमने लिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्याय पुनरावलोकन का सिद्धांत, ठीक है, और इसी तरह से उपराष्ट्रपति का जो पद है वो वित्तीय आपात, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं के द्वारा जो अनुमोदन दिया जाएगा वो। ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है और जो पद्धति होती है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉट डॉट के तहत संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन के लिए साथ ही अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा, तो इस प्रकार से सी हो जाएगा आपका राइट। साथ ही थोड़ा समझेंगे, देखिए भारतीय संविधान का आप जानते हैं जो भाग 1 है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र। ठीक है, और इसमें हमारे जो राज्य हैं, ठीक है,
और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में बताया गया कि कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अब देखिए अनुच्छेद 1 में ये बात कहा गया कि जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा, ठीक है, राज्यों का संघ होगा, इसे ध्यान रखेंगे। यानी जो भारत के राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते, ठीक है, उनको एक बन करके रहना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, 2 और 3 में बहुत कंफ्यूजन रहता है तो ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद जो होगा, राज्य विधानमंडल नहीं, संसद, संघ में जो ये संघ होगा, ठीक है, जो भारत का ये संघ है उसमें नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है या स्थापना कर सकता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए 2 तरीके से इसको समझिएगा आसान सी भाषा में। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा भारत है, ठीक है, मान लीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ, बस आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है। मान लीजिए कि यह साथी आपका भारत है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे राज्य बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि यह उत्तर प्रदेश है, तो ये ऑलरेडी एक राज्य बना हुआ था उस समय जब देश आजाद हुआ था, तो उससे पहले हमारा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हुआ करता था, ठीक है। अब इसे भारतीय संघ में शामिल करना है, तो बना था तब शामिल करना है। दूसरा चीज क्या है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को काट करके एक नया राज्य बनाया गया था, कौन सा, उत्तराखंड, ठीक है। मतलब कि एक बना था और एक काट करके बनाया गया है। राज्य तो दोनों बने हैं भाई, ये भी न्यू राज्य बना है, ठीक है, और ये तो ऑलरेडी है ही। समझ रहे ना बात को, कि एक तो काट के अलग करना, एक तो पहले से था, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है कि भाई कोई ऐसा राज्य, ठीक है, कोई ऐसा क्षेत्र जो पहले से नहीं हो, अगर तुम चाहो उसका गठन तुम कर सकते हो, ठीक है, जो पहले से अस्तित्व में नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि जब हम अगर हम चाहें तो कोई भी क्षेत्र आप लीजिए, मान लीजिए कि हम लोग चाइना का कोई क्षेत्र ऐसे एक्वायर कर ले किसी तरीके से, ठीक है, तो इसको हम नया राज्य बना सकते हैं। किसके तहत बनाएंगे, आर्टिकल 2 के तहत बनाएंगे। मतलब जो अस्तित्व में नहीं है वो राज्य हम बना सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, भाई तुम नया राज्य बना सकते हो, लेकिन कैसे, जो पुराने राज्य हैं उन राज्यों को तोड़ करके, मतलब कोई उन राज्यों में से राज्य क्षेत्र को कम करके तुम चाहो तो नया राज्य बना सकते हो। तो यही है 2 और 3 में अंतर, ध्यान रखना है। तो 2 आपको समझ में आ गया ना, कि जो पहले से अस्तित्व में नहीं है ऐसे नए राज्यों को बनाया जा सकता है, संसद बना सकता है और उन्हें संघ में शामिल कर सकता है। जबकि 3 क्या कहता है कि साधारण बहुमत से किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके आप क्या करते हो, नया राज्य बना सकते हैं और राज्य के क्षेत्रफल या सीमा या उसके नामों में आप परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन कौन करेगा ये सब काम, संसद करेंगे। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। करा कि भारत की सरकार और संसद, राज्य की सरकार, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, तो यहाँ पे सभी लोग शामिल हैं। अब आप समझोगे सर राज्य का क्या मतलब होता है। देखिए हमने आपसे बताया था कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 किससे संबंधित है, तो आप कहोगे सर भाग 3 में फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, यानी मौलिक अधिकार दिया हुआ है। कौन से आर्टिकल से लेकर के कौन से है, तो आप कहोगे सर 12 से लेकर के 35 तक है, ठीक है। तो अब याद रखना है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 12, 13, 14, 15 ऐसे लेकर के 35 तक आप जब पढ़ोगे ना, तो वहां पे बीच बीच में आपको मिलेगा कि राज्य ये काम नहीं कर सकता, राज्य ये काम नहीं करेगा, या इस पर रोक लगा सकता है राज्य, ऐसा आपको बार बार राज्य राज्य शब्द देखने को मिलेगा। तो वहां पे राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य का मतलब क्या, राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, नहीं, वहां पे जो राज्य शब्द है उसका मतलब होगा कि भारत की सरकार या संसद। जैसे अगर लिखा है कि राज्य, इस मान लीजिए लिखा है कि राज्य आर्टिकल 19 के विषय में कोई कानून नहीं बना सकता, तो इसका मतलब कौन, मतलब भारत की सरकार और भारत की संसद। इसका मतलब कौन, कि राज्य की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे जौन सी सरकार हो, और राज्य की विधानमंडल या जितने भी स्थानीय प्राधिकारी हैं या अन्य प्राधिकारी हैं जिसमें कंपनी वगैरह भी आ जाती हैं, वो सबके सब लोग कानून नहीं बना सकते। तो राज्य का यही मतलब होता है, राज्य का मतलब राज्य सरकार नहीं होता है। तो 12 से 35 तक में जहां भी राज्य शब्द मिलेगा उसका मतलब होगा साथी कि उसमें ये लोग शामिल हैं। क्लियर है। ऐसे ही जब हम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे तो आगे आप जानते हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक आप पाएंगे दिया है नीति एसक तत्व। और नीति एसक तत्व में कहा गया है कि भाई देखो अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि जो राज्य की परिभाषा, जो लोग राज्य में अनुच्छेद 12 में जो लोग हैं राज्य की परिभाषा में, वही लोग आगे चल के 36 से 51 में भी जहां जहां आएगा राज्य, राज्य का मतलब वही होगा जो अनुच्छेद 12 वालों का था। समझ रहे ना, मतलब कि राज्य के अंतर्गत 12 से लेकर के 51 तक, अनुच्छेद 51 तक जहां जहां राज्य लिखा है
उसका मतलब राज्य सरकार मत समझिएगा, उसका मतलब है कि भारत की सरकार और संसद, या राज्य की सरकार या विधानमंडल, या जितने भी स्थानीय प्राधिकारी हैं, या जितने भी अन्य प्राधिकारी हैं, वो सभी लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉट डॉट के अनुसार राज्य का, अब देखिए अब मुझे बताइए राज्य का मतलब कौन सा राज्य, राज्य सरकार वाला नहीं, तो आप कहोगे सर राज्य का यह कर्तव्य है कि, राज्य का मतलब जितने भी स्थानीय प्राधिकारी हैं, जितने भी राज्य प्राधिकारी हैं, जितने भी राज्य विधानमंडल हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे जो हो, उन सभी का कर्तव्य होगा कि नीति निर्देशक तत्वों को जब आप कोई विधि बनाओ, कोई कानून बनाओ, कोई नियम बनाओ, तो उससे उसके समय आप लागू करें, किंतु यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप विधान नहीं बनाते हैं तो उसको लेकर के हम न्यायालय में जाएं। जैसे आप एग्जाम्पल की तरह समझिएगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी महिला पुरुष को एक ही काम के लिए एक समान वेतन मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ए नाम का कोई पुरुष है, किसी स्कूल में अगर पढ़ा रहा है तो उसकी सैलरी अगर 5 के है, और बी नाम की कोई महिला है तो उसकी भी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 5 की होनी चाहिए। पर ग्राउंड पे आप देखेंगे तो क्या ये रियलिटी है, तो आप बोलोगे नहीं सर, बहुत जगह ऐसे हैं जहां पुरुष की सैलरी 5 की तो हो जाती है पर महिला की सैलरी 2 के 3 के आसपास में रह जाती है। तो अगर वो चाहे तो क्या वो न्यायालय में जा सकती है, तो नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उसे हम न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते। ठीक है, लेकिन नियमतः यही चाहिए, कर्तव्य यही होगा कि जब भी आप कानून बनाइए, कोई ऐसा विधि बनाइए, तो उसमें इसके तत्वों का पालन जरूर करिए, पर होता कहाँ है। ठीक है, तो ये प्रश्न दिया है साथी, तो याद रखेंगे ये बात की गई है आर्टिकल 37 में। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा, बी हो जाएगा साथी, यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, समझेंगे 36 में क्या दिया गया है। 36 में कहा गया है कि जो राज्य की परिभाषा 12 में था वही 36 से 51 तक में भी चलेगा। 37 में कहा गया है कि भाई देखो, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जब भी वह कोई कानून बनाए तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके अंतर जो अंतर्विष्ट तत्व हैं, मतलब 36 से 51 में जो बातें लिखी गई हैं उसको लागू करे, लेकिन यह किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। मतलब अगर लागू नहीं करता तो लोग न्यायालय में नहीं जा सकते। 38 में क्या कहा गया कि राज्य, राज्य मतलब वो सभी लोग लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करेगा। तो इसके लिए सरकार कई सारी योजनाएं लाता है, कई सारी स्कीम्स लाता है, यहाँ तक कि वृद्धा पेंशन वगैरह सब कुछ इसी के तहत साथी वो प्रोवाइड कराता है। अगला सवाल है, अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ क्वेश्चन करेंगे। कहा कि भारत में आर्थिक नियोजन की रूपरेखा का प्रस्ताव डॉट डॉट में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखित है प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया था। तो ये साथी कहना कि पहली बार कब दिया गया था। ठीक है, तो एम विश्वेश्वरैया ने पहली बार 1934 में अपनी पुस्तक द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया में आर्थिक नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा राइट आंसर। ये 10 वर्षीय योजना था, मतलब 10 वर्ष के लिए साथी इनका ये स्कीम था, और इसमें इन्होंने 1934 में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का टारगेट दिया, लघु एवं बड़े उद्योग में सम्मिलित रूप से वृद्धि करने का टारगेट दिया था। तो 1934 में ये काम कर रहे हैं, आप सोचेगा, और 10 वर्ष बाद मतलब कि 1944 तक ये इनका प्लान चलना था। अगला है कि नीति आयोग की संरचना में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं। जो नीति आयोग है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो नीति आयोग में तो अध्यक्ष होते हैं जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, तो सही है, अध्यक्ष होते हैं। गवर्निंग काउंसिल होता है साथ ही, इसमें जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री होते हैं, और जहां जहां पे यूनियन टेरिटरी है मतलब संघ शासित प्रदेश है वहां के उपराज्यपाल इसमें रहते हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं जिनकी नियुक्ति कौन करते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये सभी लोग सही हैं, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा बनेगा, डी हो जाएगा प्रश्न का। और भी लोग इसमें शामिल होते हैं, जैसे कुछ पूर्णकालिक सदस्य हैं, पदेन सदस्य होते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है नीति आयोग का, जैसे हम समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब की गई थी। इस स्कीम को कब लाया गया था। तो साथ ही इस स्कीम को 2019 में लाया जाता है। तो इस प्रकार से सही जवाब जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा डी। याद रखेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम की, तो फरवरी 2019 में आता है। इसी तरह से अटल पेंशन स्कीम ये 9 मई 2015 को लाया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यह 15 जुलाई 2015 को, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम यह साथ ही 16 अक्टूबर 2014 को अस्तित्व में आता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना यह 1 जून 2020 से अस्तित्व में आया।
अगला है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कल ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, है ना? तो चलिए देखते हैं। तो आप जानते हैं 1969 में पहली बार राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो पहला हो जाएगा इस प्रकार आपसे आपका राइट आंसर। बैंकों भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बार तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को होता है और प्रथम राष्ट्रीयकरण के दौरान 14 वाणिज्यिक बैंक जिनकी कुल संपत्ति लगभग में मतलब जमाए 50 करोड़ के आसपास में थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। सेकेंड टाइम राष्ट्रीयकरण अप्रैल 1980 में किया गया और इस दौरान कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्री के रूप में काम करता है। तो आपको नाम दिख ही रहा होगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो सिडबी है साथी, यह लघु उद्योगों को ऋण देता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका पहला होगा सही जवाब। अगर हम बात करें सिडबी, तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 2 अप्रैल 1990 को होता है और इसका जो मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना का उद्देश्य पुनर्वित्त सुविधाएं तथा लघु उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में काम करता है। तो कई सारे फैक्ट्स हैं पर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 अप्रैल 1990 और सेकंड पॉइंट इसका मुख्यालय अल्पकालिक ऋण देगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान के क्वेश्चन करेंगे। कारा के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। आप जानते हैं एक प्रकार का प्रोटीन है, संग्रहित नहीं होता है। जो टायरोसिन है यह भी एक प्रकार का अमीनो अम्ल ही होता है। अगर ये इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति खुद को दुखी और सुस्त महसूस करता है। तो दुखी जब होगा तो समझ लेना प्रोटीन की कमी है, ठीक है। अमीनो अम्ल से भरपूर होने के कारण जो पशु प्रोटीन होता है, जिसमें पशुओं का मांस, अंडा, ये सब चीजें आती हैं, वो प्रथम श्रेणी के प्रोटीन माने जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी, सभी के सभी यहाँ पे सही जवाब होंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करेंगे प्रोटीन, तो आप जानते हैं प्रोटीन कई 100 छोटी छोटी अमीनो अम्ल से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। और जानते हैं ये छोटे छोटे अमीनो अम्ल जो होते हैं साथी, वो पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बनाते हैं क्या? प्रोटीन। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि प्रोटीन किससे बना है? कई 100 छोटे छोटे अमीनो अम्ल से बना है और ये अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात की जो ये अमीनो अम्ल होता है ये मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है और इसका जो महत्व है वह शरीर के जो हमारे ऊतक हैं, जो हमारे अंग है, उनकी संरचना, उनकी क्रियाविधि और उनके विनियमन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। प्रोटीन आवश्यक होता ही है, ठीक है। यहाँ पे जो टायरोसिन है साथी, यह भी एक प्रकार का अमीनो अम्ल है, आपको ध्यान रखना होगा। इसका काम क्या होता है टायरोसिन का? तो काम होता है कि मस्तिष्क में जो एड्रेलिन है, नो एड्रेलिन है, जो डोपामाइन है, इन सभी को और आदि को न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ये सभी का क्या करना है? निर्माण करना है, इन सबको बनाना है। अगर टायरोसिन की कमी हो जाती है तो आदमी दुखी महसूस करेगा, सुस्त भी महसूस करेगा। प्रोटीन को हम पादप और जंतु दोनों प्रकार से प्राप्त करते हैं, आप जानते हैं। अमीनो अम्ल से चूंकि भरपूर होता है होने के कारण इसलिए पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो एपिग्लोटिस होता है, कंठ द्वार में एक चपटी, कंठ द्वार के पास एक चपटी संरचना होती है जिसके कारण भोजन निगलते समय श्वास नली में साथी नहीं जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रास नली में पाचन होता है? नहीं भाई, ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली और अमाशय के बीच में एक वाल्व लगा होता है और इसे हम स्फिंक्टर कहते हैं, सही है। तो पूछा सही नहीं है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा? बी हो जाएगा, सही। देखिए, अगर हम थोड़ा सा बात करें तो आप जानते हैं साथी, ये एक मनुष्य है जिसका एक पूरा मुख हुआ है साथी, ऐसे ही स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के 2 नलियां उसको मिलती है, एक तो होती है श्वास नली और एक आपकी होती है साथी ग्रास नली, ठीक है। तो श्वास नली के पास यहाँ पे हम कंठ द्वार इसको बोलते हैं, ठीक है। श्वास नली के मतलब पास में ही होता है कंठ द्वार। जब हम खाना खाते हैं तो ये जो कंठ द्वार होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस नाम होता है इसका, ये बंद हो जाता है और खाना जो है इस तरह से अंदर चला जाता है, किसमें? ग्रास नली में, ठीक है। बस यही आपसे पूछ रहा है। और आप जानते हैं साथी, ग्रास नली आगे जा करके जिस तरह से ये पूरा ग्रास नली है और अगर ये आप देखेंगे तो आपका ये आमाशय है, तो यहाँ पे ये साथी बना हुआ रहता है। अब ध्यान रखिए, इसका ऐसे मुंह नहीं रहता है, गलत हो जाएगा। इसका जो लगा रहता है इस तरह से एक वाल्व लगा रहता है और इस वाल्व को हम लोग स्फिंक्टर बोलते हैं। ऐसा इसलिए ताकि खाना जो साथी ऊपर नहीं जाए, ये वाल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर खा लेते हैं तो वोमिटिंग का जो सिस्टम है वो इसी वजह से बना रहता है साथी, ठीक है, कि मतलब यहाँ तक भर जाएगा तो लोग यहाँ भी भरना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पर ये वाल्व ऐसे ही लगा रहता है, ध्यान रखेंगे, इसको स्फिंक्टर बोलते हैं। बाकी एपिग्लोटिस क्या होगा? तो कंठ द्वार पे चिपक जाता है ताकि, और कंठ द्वार किस पे लगा रहता है? तो याद रखेंगे श्वास नली पर होता है, ठीक है, भोजन वाली नली पर नहीं, श्वास नली पर, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता। ये कुछ दिया है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है, कुछ पॉइंट्स दिया हो गया है।
कुछ नया नहीं है, जो मैंने बताया वही लिखा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक बहिःस्रावी ग्रंथियों का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो बहिःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण आपसे पूछ रहा है साथी। लार ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे बहिःस्रावी ग्रंथियां साथी, तो ये सभी के सभी बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं, तो उपयुक्त सभी सही है, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, अगर आप देखेंगे ग्रंथियों को लेकर के, तो आप जानते हैं कि तीन तरह की ग्रंथियां होती हैं, एक तो आपका एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोस्क्राइन और एक होता है मिक्स ग्लैंड। ज्यादातर हमसे पूछता है कि कौन सा मिक्स ग्लैंड का है, तो साथी अग्नाशय होता है, पर समझिएगा बहिःस्रावी को पहले समझिएगा। यह साथी इसे हम नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इसमें साथी पहली बात तो मुख्यतः एंजाइम ही जाता है, तो इस प्रकार की ग्रंथियां हैं, इससे होकर के एंजाइम जाता है, और ये अपनी मतलब ये जो ग्रंथियां होती है, ये स्त्राव को नलिका या वाहिका के द्वारा करती हैं, मतलब जो एंजाइम होता है वो नलिकाओं से होकर ही जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसीलिए साथी इसे हम क्या बोलते हैं, नलिका या वाहिका ग्रंथियां भी बोल देते हैं। ठीक है, बहिःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल जो लार ग्रंथियां हैं, श्लेष्मा ग्रंथियां हैं, अश्रु ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, त्वचा का श्वेत ग्रंथि या तैल ग्रंथि, ये सभी के सभी बहिःस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल है। जबकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं साथी, ध्यान रखेंगे, ये ग्रंथियां अपना जो स्त्राव होती हैं सीधे रक्त में मिला देती हैं। चूंकि इन ग्रंथियों में कोई नलिका नहीं होती है, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी बोलते हैं, और इनमें मुख्यतः हार्मोन का स्त्राव होता है, जो हार्मोन हमारे जाते हैं वो सब इसी के माध्यम से जा रहे होते हैं। ठीक है, मिश्रित ग्रंथियां जो मिक्स ग्लैंड होती हैं, यह ग्रंथियां नलिका युक्त और नलिका विहीन दोनों प्रकार की, मतलब दोनों तरीके से काम करती हैं। मन किया तो नलिका से जाएंगे, मन किया तो ऐसे जाएंगे, तो ये अग्न्याशय जो साथी, ये दोनों तरीके से काम करता है, अग्न्याशय की जो ग्रंथियां वो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृमि जन्य रोग है? जो फीता कृमि आप बोलते हो ना, वही वार्म बोलते हो ना, उसी से कौन सा रोग होता है? कृमि जन्य रोग, मलेरिया, कालाजार, अमीबा, फाइलेरिया। ठीक है, चूंकि ये सभी आप देखेंगे तो प्रोटोजोआ से होता है, पर ये फाइलेरिया आप देखेंगे ये कृमि जन्य रोग है, तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम कुछ डिजीज देखें तो मलेरिया, कालाजार और अमीबा पेचिस ये सब प्रोटोजोआ से होता है, जबकि फाइलेरिया और एस्केरेसिया ये कृमिजन है। कवक जनित रोग हो जाएगा टीनिसिस, एथलीट, खाज, दाद, दमा और गंजापन। तो प्लीज आप एक बार इसे ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण पपीते का रंग पीला होता है? कौन सा वर्णक होता है जिसके कारण से पपीता हमें पीले रंग का दिखाई देता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैरिका जैंथिन। तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा बनेगा? सी होगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे कुछ वर्णक आपको ध्यान रखना होगा, सेब का लाल रंग एंथोसायनिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, जबकि पपीते का पीला रंग ये कैरिको जैंथिन, गाजर का जो पीला रंग है कैरोटीन, हल्दी का पीला रंग साथी वो जैंथोफिल के कारण होता है। अब हम करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कारण कि राष्ट्रमंडल जूनियर चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हुए हैं? जूनियर दो हुआ था, एक तो सीनियर वाला, एक तो जूनियर वाला, तो पूछ रहा है किसमें जूनियर में भारत ने कितने पदक जीते हुए हैं? ठीक है, एक युवा का होता है, एक जूनियर का। तो साथ ही अगर आप देखेंगे जूनियर वाला, तो इसमें भारत ने कुल 8 पदक जीता था, तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा राइट। देखिए थोड़ा सा इसे समझते हैं, राष्ट्रमंडल, युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप, और इसके साथ एक और होता है यूनिवर्सल भारोत्तोलन कप 2026। पहली पॉइंट ये कि ये होता कहाँ है, तो जवाब होगा आपका एपिया, समाओ का, समाओ एक देश है वहां पे है एपिया, वहीं पर होता है। कब किया गया ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखेंगे 27 से 2 मई, 27 अप्रैल से 2 मई। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में दो लोग शामिल हैं, एक तो युवा भी और एक तो जूनियर भी, तो दोनों आयु वर्ग के लोग खेल रहे हैं। अगर हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल युवा भारोत्तोलन को लेकर के, तो भारत ने इसमें कुल 6 पदक जीता है, जिसमें से 5 स्वर्ण है और 1 रजत है, और इस प्रकार से पदक तालिका में भारत पहले स्थान पे है। क्लियर हो गया। दूसरा साथी अब देखेंगे तो जूनियर भारोत्तोलन में, तो इसमें भारत ने कुल 8 पदक जीता, जिसमें 6 स्वर्ण है और 2 रजत है, और इस वाले मामले में भी भारत प्रथम स्थान पे है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अब युवा और जूनियर 8 इसमें 6 उसमें, कितना हो गया? कुल 14 पदक जीता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, जो यूनिवर्सल भारोत्तोलन कप जब 2026 का चला, इसमें मतलब ये भी वहीं पर हो रहा है, तो इसमें भारत ने कुल 15 पदक जीते, जिनमें 6 स्वर्ण है, 8 रजत है, 1 कांस्य है। लेकिन पदक तालिका में भारत इस मामले में तीसरे स्थान पे है, 2 मामले में पहले स्थान पे है, और यूनिवर्सल भारोत्तोलन कप वाले मामले में तीसरे स्थान पे है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसको पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, थॉमस एवं उबेर कप 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये दोनों अलग अलग हैं, एक पुरुष के द्वारा, एक पुरुष से संबंधित है और एक महिला से संबंधित है। तो अभी हाल ही में आप जानते हैं ये हार्सेंस डेनमार्क में हुआ है, तो इस प्रकार से सही जवाब कौन सा बनेगा? बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए अगर हम बात करेंगे थॉमस एवं उबेर कप को लेकर के,
तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो पहली बात तो आयोजन हुआ डेनमार्क में 24 अप्रैल से 3 मई 2026 के बीच में। आयोजक कौन था? तो आयोजक है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। अगर आप देखेंगे तो थॉमस कप का यह 34वां संस्करण है, जबकि उबेर कप का यह 31वां संस्करण है। थॉमस कप साथ ही पुरुष वर्ग से संबंधित बैडमिंटन है, जबकि उबेर कप ये महिला वर्ग से संबंधित बैडमिंटन है। थॉमस कप के विजेता चाइना है और जबकि उपविजेता फ्रांस है। उबेर कप में साथ ही दक्षिण कोरिया और उपविजेता चाइना है। थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में फ्रांस ने साथ ही भारत को हराया हुआ है और भारत जो साथ ही इसमें कांस्य पदक जीता हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार का 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नाम लिखना एग्जामिनर ने भूल गए, पर ठीक है हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं। साथ ही बशीर बद्र जी का निधन हुआ है, बशीर बद्र, ठीक है। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार बशीर बद्र लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए। तो इनका निधन हुआ 51 वर्ष की आयु में। और ये पूछ रहे हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो साथ ही इनका जन्म हुआ था अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका पहला हो जाएगा। देखिए बात हम करेंगे बशीर बद्र, तो यह एक कवि और साहित्यकार हैं। इनका जन्म इनकी मृत्यु साथ ही अभी हाल ही में 28 मई 2026 को 91 वर्ष की आयु में मतलब हो गया है। 91 वर्ष इनकी उम्र हो गई थी। अंबेडकर नगर के साथ, अंबेडकर नगर से साथ ही संबंध मतलब ये इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मूल नाम है वह सैयद मोहम्मद बशीर था, ध्यान रखेंगे। इनका निधन साथ ही भोपाल में मध्य प्रदेश में हुआ। वर्ष 1999 में इन्हें पद्म पुरस्कार भी दिया गया था। अब देखेंगे तो इसी वर्ष साथ ही इनकी एक काव्य है साथ ही औस, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किस उपन्यास के लिए यांग स्वांग जी और लिन किंग को संयुक्त रूप से प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? कौन सा लिखे हैं? तो चाइना के हैं तो ताइवान वाला लिखे होंगे, और क्या, ताइवान यात्रा वृत्तांत। तो इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी सही जवाब। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो इसकी घोषणा 19 मई 2026 को किया जाता है। कहाँ पे? टेट मॉडर्न लंदन के अंदर। और इसके लिए जो पुस्तक है ताइवान यात्रा वृत्तांत यानी ताइवान ट्रेवलॉग, उसे दिया जाएगा। इसकी जो मुख्य लेखिका हैं साथी उनको याद रखेंगे, यांग स्वांग जी। जो कि पुस्तक की भाषा है साथी वह है मंदारिनी चीनी भाषा, ठीक है। पुस्तक का जो अंग्रेजी अनुवाद किए हैं वो लिन किंग के द्वारा किया गया है। इसके लिए साथी 50,000 पाउंड दोनों लोग को दिया जाता है, जो लिखता है, जो ट्रांसलेट करता है। किसको मिलता है साथी? वही अंग्रेजी में अनुवादित यूके और आयरलैंड में प्रकाशित जो बुक होती हैं उन्हीं को दिया जाता है, जो उसकी सर्वश्रेष्ठ बुक होगी उसको, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स सेकंड का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? सिनबैक्स का आयोजन किसके मध्य में किया गया? तो आप जानते हैं साथी भारत और इसके साथ कंबोडिया सिनबैक्स सैन्य अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखेंगे तो सिनबैक्स को लेकर के, तो यह सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और कंबोडिया के मध्य में 2026 में मई 2026 में साथ ही कंबोडिया में आयोजित किया गया। एक और जो कि बलि कातना है, ये हमसे रिलेटेड नहीं है पर इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस और यूएसए के मतलब बीच में किया गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। एक समिट हमारे प्रयागराज में हुआ, याद रखिएगा, नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया। कब? 4 से 6 मई 2026 के बीच। और यही साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 24 से 29 अप्रैल 2026 के मध्य में जीवाश्म ईंधन जो हमारे फॉसिल्स होते हैं साथी फ्यूल, उसको लेकर के जीवाश्म ईंधन के संक्रमण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। कहां पर किया गया ये आपसे पूछ रहा है। साथ ही याद रखेंगे यह हुआ है, इसका आयोजन किया गया सांता मार्ट जो कि कोलंबिया में है और ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा? बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगर आप देखेंगे जीवाश्म ईंधन के संक्रमण पर होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो यह 24 से 29 अप्रैल 2026 के मध्य में होता है। कहाँ पे? सांता मार्ट कोलंबिया के अंदर होता है। सम्मेलन की सह मेजबानी यानी दो लोग मिलकर के किए हैं, कोलंबिया और नीदरलैंड। 2027 में जो इसकी अगली मेजबानी होगी वह तुवालू और आयरलैंड के द्वारा किया जाएगा। सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन को रोकने के लिए साथ ही जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि की मांग की गई कि भाई ये संधि लाई जाए। बात हम करेंगे सांता मार्टा, तो ये कोलंबिया में स्थित है जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन में देखेंगे तो जीवाश्म ईंधन का हिस्सेदारी 75% है। और आप जानते हैं कोयला का इस्तेमाल भारत में धुआंधार तरीके से होता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में भारत की पहली शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला स्थापित किया गया? ये वही एरोसोल है जो कि जो धूल के कण होते हैं उसमें पाया जाता है, प्रदूषण है एरोसोल एक प्रकार का, ठीक है। तो साथ ही यह लगाया जाएगा, भारत का पहला होगा शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला।
ये साथ ही तमिलनाडु में लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे डी आपका हो जाएगा सही। अगर हम बात करेंगे भारत की पहले शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला को लेकर के, तो ये चेन्नई तमिलनाडु में लगेगा। उद्घाटनकर्ता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव हैं डॉक्टर एम चंद्रन, वो कर रहे हैं। स्थापना करने वाली संस्थान है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM पुणे के द्वारा किया जा रहा है। यह परियोजना मिशन मौसम के तहत साथ ही लॉन्च किया गया है। वेधशाला का मुख्य काम है एरोसोल के भौतिक और रासायनिक गुणों का यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी है स्काई रूट, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी है, आप जानते हैं। पहली जो है साथी स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, मतलब मायने तो रखता है कि नहीं है। तो याद रखेंगे 2018 में बना था ये, ठीक है। तो इस प्रकार सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। यूनिकॉर्न है मतलब कि 1 बिलियन से ज्यादा इसके पास संपत्ति हो चुकी है। तो स्काई रूट स्पेस की बात करें तो यह भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी है। इसकी स्थापना 2018 में किया गया। स्काई रूट के जो रॉकेट सीरीज है साथी, वह डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर चलेंगे पूरा। और जो इसका 3D प्रिंटेड तकनीकी जो क्रायोजेनिक इंजन है साथी, उसका नाम धवन 1 है। इस बात को ध्यान रखेंगे, तो शिखर धवन के नाम पे बना हुआ है, ठीक है। वही धवन जी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2026 में भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है साथी, तो इसका आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया गया। तो इस प्रकार से सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, बी होगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखेंगे तो भारत का पहली बार हो रहा है राष्ट्रीय AI और डिजिटल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में 27 मई 2026 को। आयोजनकर्ता कौन है, बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड। इसके साथ साथ इलेक्ट्स टेक्नो मीडिया भी मिला हुआ है। सम्मेलन का जो 5 सूत्र है वो प्रज्ञा मतलब जो इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंस है, नीति, तकनीकी, अर्थ और स्थिरता, इन सबको मिला करके काम किया जाएगा। होता नहीं है, कागज पर सब रह जाता है, दुख इसी बात का है। अगला प्रश्न है, एंथनी अल्बनीज निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री हैं। मई 2026 के अनुसार जो एंथनी अल्बनीज हैं चर्चा में है, आप सभी को पता होगा। ऑस्ट्रेलिया से हैं साथी, ये बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रकार से पहला हो जाएगा प्रश्न में आपका सही जवाब। आप देखेंगे तो एंथनी अल्बनीज को, तो ये प्रधानमंत्री है कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। अनवर इब्राहिम ये प्रधानमंत्री, साथ ही मलेशिया के। ली क्योंग प्रधानमंत्री जानते हैं चाइना के हैं। जबकि जेनिफर गेरलिंग सिम्स ये राष्ट्रपति हैं कहाँ के, सूरीनाम के। रॉब जेंटन प्रधानमंत्री कहाँ के, नीदरलैंड के। तो इनको कई बार पढ़ना पड़ेगा और हमारे हर सेट में आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को पा रहे हैं। तो एक पूरा लिस्ट आप जो है साथी बना लीजिए। अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो आप जानते हैं सत्रिया ये कौन मनाता है, असम के लोग मनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा बनेगा, डी हो जाएगा आपका सही जवाब यानी करेक्ट आंसर। आप देखेंगे तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, केरल में कथकली, मोहिनी अट्टम, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक है साथी, असम में सत्रिया है, मणिपुर में मणिपुरी है, मणिपुरी होना चाहिए, उड़ीसा में ओडिसी है, ठीक है। 8 हो गया। अगला है कि हिकात, रौफ और धमाली नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। हिकात, रौफ ये सब, तो साथ ही ये सब जम्मू कश्मीर से है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा, बी हो जाएगा साहब यहाँ पे सही जवाब, ठीक है। अब कुछ राज्य हैं जहाँ के लोक नृत्य आपको याद रखना होगा, जैसे जम्मू कश्मीर में हिकात, रौफ, धमाली हो गया, लद्दाख में सोनडोल हो गया, पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा या किकली हो गया, गुजरात में गरबा, लास्या या फिर डंडिया या टिप्पानी हो गया, असम में बिहू, बिचुआ, फिर अंकिया नाट हो गया, महाराष्ट्र में लावड़ी, तमाशा हो गया, गोवा में मांडी हो गया साथी। अब देखेंगे पश्चिम बंगाल में काठी या कीर्तन हो गया आपका, ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में तो आपका यहाँ पे लुड्डी या फिर झाम, उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमायूं, झारखंड में सरहुल या झाऊ नृत्य होता है, जबकि छत्तीसगढ़ में पंडावनी, राजस्थान में झूमर या कालबेलिया, इसी तरह से बिहार में गंगिया, मिजोरम में चेलम और हरियाणा में खेड़ा, धमाल या मंजरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश में युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य ये पेपर में आता है, नागालैंड में खेवा, चोंग और बास नृत्य, जबकि मेघालय में साथी ये लाहू नृत्य यहाँ पर फेमस है। तो मैंने कई लिखाया पर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 1 मिनट, अरे बहुत छोटा हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए सर, है ना। और लिख करके 3 4 5 बार कोशिश करिएगा पढ़ने के लिए। अगर और भी इसमें ऐड होता है तो उसको यहीं पर अपडेट करते रहिएगा नोट्स से, चले ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः 14 से 17 जनवरी तक फसल उत्सव पोंगल किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, इससे पहले भी हमने इस पर चर्चा किया है। तो आप जानते हैं तमिलनाडु के लोग मनाते हैं इसको। तो इस प्रकार से राइट आंसर 4 दिन चलता है, तो 14, 15, 16, 17 को चला। फसल उत्सव है पोंगल, ध्यान रखेंगे, ए हो जाएगा आपका सही जवाब यानी राइट आंसर। कुछ त्योहार है इसे भी नोट कर लेंगे, जैसे
पोंगल तो पता चल गया। उत्तराखंड में देवी धुरा उत्सव मनाते हैं, केरल में ओणम, अरट्टू और अरट्टू महोत्सव, सिक्किम में लोसांग, ठीक है। फरीदाबाद में आप देखेंगे सूरज कुंड, नागालैंड में नागालैंड वाले, ये क्या, ठीक है, हटाइए इसको। मणिपुर में संतरा महोत्सव या संगाई महोत्सव, राजस्थान में आप देखेंगे तो हाथी उत्सव या ऊंट उत्सव, बिहार में कर्मा पर्व, उड़ीसा में रथ यात्रा, जबकि पंजाब में साथी बैसाखी मनाया जाता है। अगला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ में वर्तमान में कितने कितने सदस्य हैं? तो साथ ही वर्तमान में इसमें 191 मेंबर हो चुके हैं आईएमएफ में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इसकी स्थापना कब होती है? तो ब्रिटेन वुड का समझौता जब होता है 1940 में, तब किया गया। वर्तमान में इसमें 191 सदस्य हैं। 190वां सदस्य बना था अंडोरा 2020 में। उसके बाद इस समय 2024 में बना है लिंचेस्टीन, 191 नंबर का मेंबर। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। इसके जो आईएमएफ के जो साथी सदस्य देश हैं, ठीक है, भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत साथी 27 दिसंबर 1945 से इसका सदस्य है, यानी भारत जो है इसके मूल संस्थापक देशों में से है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसके प्रबंधक निदेशक कौन है? तो क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गारिया की एक अर्थशास्त्री महिला है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी को पता है। ब्रेल जनवरी मनाते हैं, कब? 4 जनवरी को मनाते हैं। तो इस प्रकार से सही जवाब का कौन सा बनेगा? बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। आप देखेंगे जनवरी माह के प्रमुख दिवस, तो 1 जनवरी को आप जानते हैं विश्व परिवार दिवस या डीआरडीओ डे। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस मनाते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। इसी तरह से 12 जनवरी को युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, जबकि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं साथी। और 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? टीएम कृष्णा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। यहाँ पे राइट आंसर होगा साहब डी, राइट आंसर टीएम कृष्णा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कुछ पुस्तक उसके लेखक को लेकर के, तो आर के राघवन, इनका बुक है ए रोड वेल ट्रेवल्ड। टीएम कृष्णा का है विद द पीपल ऑफ इंडिया। उर्जित पटेल है द ग्रेट सेक्शंस हैक। ऋचा शर्मा का है फाइंडिंग होम अगेन, ठीक है। किरण देसाई का है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, जबकि वर्जित देसाई का है मोदी का मिशन। जबकि अभिजीत जोगी का बुक है साथी, या अभिजीत जोग कहिए, भारत दैट इन इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी। ध्यान रखिएगा, रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी और खतरनाक बुक है, कभी पढ़ के देखिएगा, मैंने भी नहीं पढ़ा है। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2025 वाला किसे? आर वीरामुथु, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर वीरामुथु से अगर आप ए चुने तो आपका राइट आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो साथी ये मिला है आर वीरामुथु को, जो कि हैं तमिल गीतकार और लेखक। इनको पहले भी साथी आर वीरामुथु को इनका जो उपन्यास है कल्लिकट्टू इतिहास, इसके लिए साथी इन्हें 2003 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत साथी आप जानते हैं 11 लाख रुपए की नगद प्राइज दी जाती है, और साथ साथ में प्रशस्ति पत्र और साथ साथ में ज्ञान की देवी वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दिया जाता है, ठीक है। अगला है कि रामसर कन्वेंशन यानी रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। पता नहीं क्यों आपके सिलेबस में पर्यावरण लिखा हुआ है, स्टैटिक जीके में, है ना। तो आप जानते हैं रामसर सम्मेलन, साथ ही रामसर एक शहर है जो कि ईरान में है, और यहाँ पे आर्द्र भूमि जो वेटलैंड है उसके संरक्षण को लेकर के एक बैठक हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इसी को हम रामसर सम्मेलन बोलते हैं। वर्तमान में अगर आप देखेंगे भारत में 101 अभी तक, मतलब अगस्त 2026 तक 101 रामसर साइट्स हैं, और सबसे ज्यादा रामसर साइट साथी ये तमिलनाडु में है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस आप जानते हैं प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था, और यह सम्मेलन 1975 में पूरी तरह से प्रभावी हुआ था। ध्यान रखना, पेपर में अगर पूछेगा कब प्रभावी हुआ था तो गलत हो जाएगा, 1975 मार्क किया ना, और पूछेगा कब बैठक हुआ था तो 1971, ठीक है। अगला है कि भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? अब देखो 2 बार लिखा है, 2002 में तो लाया गया था, तो ये स्पष्ट दिख रहा है जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सही जवाब, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जैव विविधता अधिनियम को लेकर के, तो लोकसभा 2 दिसंबर 2002 को साथी, और राज्यसभा 11 दिसंबर 2002 को पारित करता है। 5 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति को इस अधिनियम पे अपनी स्वीकृति मिल जाती है। तो वही जो लोकसभा पारित करता है वही मान लेते हैं कि हालांकि ज्यादातर केस में दिसंबर 2002 ही पूछेगा, ठीक है।
जैव विविधता अधिनियम की बात करेंगे 2002 की, इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किया गया था 2003 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है साथी? ये है साथी चेन्नई, तमिलनाडु में। तो आपसे सवाल पूछता है कि भैया जो ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2003 में। किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। कहाँ पे इसका मुख्यालय? तो जवाब हम देते हैं चेन्नई में। ठीक है। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो आप जानते हैं मई माह में मनाते हैं। आप कहोगे 2 बार डेट क्यों सर देते हैं क्वेश्चन में? क्योंकि 2 बार आपके यहाँ मेंशन किया गया है डेट वाला। ठीक है। हालांकि स्ट्रैटेजी के में संसद भी लिखा है, पर उसके क्वेश्चन कल एक्स्ट्रा करा देंगे। ठीक है। तो आप जानते हैं कि साथी जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? मई में मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। और बाकी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 16 सितंबर को आप जानते हैं विश्व ओजोन दिवस, जबकि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 50 में 50 समझ में आए होंगे। अगर आपके क्वेश्चन 30 से कम आ रहे हैं ना, तो आपको रिवीजन की जरूरत है। लेकिन मानिए आपको बहुत रिवीजन करना है और भटकिए नहीं, जो आपको ये सीरीज कराया जा रहा है ना, इस सीरीज का एकदम अपना प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है। और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, बार-बार रिवाइज करिए, उसको अपडेट करिए। यही एकमात्र रास्ता है। बाकी आप सोचेंगे कि अभी समय कम है, बहुत कितना पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी अगर आपका स्कोर 35 प्लस चल रहा है तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, ये टेस्ट आप रिवाइज करते रहिए, काम चल जाएगा। पर अगर आपका लेस देन 30 है तो प्लीज कमेंट करिए, शर्माना किस बात से, जो गलतियां होंगी उसमें सुधार किया जाएगा। अगर आपके 30 से कम आ रहे हैं तो जो भी गलतियां आप कर रहे हैं उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे आपसे। ठीक है। आपको टिप्स देंगे, ट्रिक्स बताएंगे, कैसे याद करिए, वो सब चीज बताएंगे। तो कमेंट लेकिन करिए कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। मिलता है आपसे हम अगले टेस्ट में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।